नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 9 को। दोस्तों, वैसे तो ये लेक्चर कल यानी कि संडे को आने वाला था, लेकिन बिकॉज मैंने सैटरडे को जो है वैक्सीन लगवाई थी, तो संडे को आई वाज हैविंग सम फीवर, जिसकी वजह से इस लेक्चर को हम लोग कल रिलीज नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हम इस लेक्चर को रिलीज कर रहे हैं और यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था जब हमने क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करी थी कि कुल मिला के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर में। सबसे पहला पैरामीटर है टेम्परेचर का, दूसरा पैरामीटर है प्रेशर का और तीसरा पैरामीटर है ह्यूमिडिटी का। टेम्परेचर के पैरामीटर को हमने कंप्लीटली खत्म कर लिया है। हमने वहां पे समझा कि टेम्परेचर किस तरीके से धरती के ऊपर कई सारे प्रोसेसेस को गवर्न करता है। हमने ये भी समझा कि टेम्परेचर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या पैटर्न है और टेम्परेचर की जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या पैटर्न है, और इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फॉर एग्जांपल हीट, बजट ऑफ द अर्थ वगैरह वगैरह क्या होता है। अब इसी बेसिस पर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि पूरी की पूरी धरती के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये किस तरीके से पैदा होता है, इसको मेजर किस तरीके से किया जाता है, और इससे निकलने वाली जो आपकी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, किस तरीके से बनती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने टेम्परेचर की कई सारी निटिग्रिटीज को, उससे जुड़े हुए और कॉन्सेप्ट्स को समझा था, उसी तरीके से आज के इस लेक्चर में हम क्लाइमेटोलॉजी के दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर को शुरू करने वाले हैं दोस्तों, जिसको कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहे हैं। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इसमें मैं आपके साथ ब्रीफली इंट्रोडक्शन आपको दूंगा प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। वैसे हम प्रेशर बेल्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझेंगे, ये एग्जैक्टली किस तरीके से पैदा होता है, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इसको मेजर किस तरीके से करा जाता है, वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर के माध्यम से, तो वो भी आप लोग जुड़ सकते हैं अगर आप लोग ये वाली आईडी को फॉलो करते हैं। तो अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो यहाँ पर टेलीग्राम पे मेरे व्हाट्सएप की डिटेल्स आपको मैंने मेंशन करवा दी हैं। कि इतना ही नहीं, अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते हैं तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, वहां पर जाके भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल कांटेक्ट यू बैक। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं सब्सक्रिप्शन को लेकर या फिर ज्योग्राफी को लेकर, इन जनरल यूपीएससी प्रिपरेशन को लेकर, आप मुझे डाउट फॉरवर्ड कर सकते हैं, उस चीज का समाधान आपका करवा दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी की तरफ से आपको अब टेस्ट सीरीज भी जो है प्रोवाइड करवा दी जा रही है अलॉन्ग विद द सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आइकॉनिक हो, भले वो कॉम्बो हो, भले वो जीएस की सब्सक्रिप्शन हो, उस केस में आपको ये वाली टेस्ट सीरीज साथ में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें दोस्तों आपके लिए 80 टेस्ट आने वाले हैं, जिसमें कि 50 टेस्ट प्रीलिम्स के होंगे और 30 टेस्ट जो है ये मेंस के होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज की पूरी कॉस्ट अलग से अगर आप लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास का खर्चा आता है बाहर की मार्केट में, लेकिन अनअकैडमी आपको ये प्रोवाइड करवा रही है अपनी सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसका कॉस्ट आपके सामने है 57,500 रुपीज, और इसके ऊपर भी आप लोग एडिशनल 10% डिस्काउंट ले सकते हैं अगर आप लोग ये वाला कोड यूज करते हैं ANI UPSC। सेम गोज फॉर द आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो। अगर आप लोग यहाँ पे 76,500 रुपीज पे करते हैं तो आपको आइकॉनिक कोर्स मिल सकता है, इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द रेफरल कोड ANI UPSC। याद रखिए, आपको कोड यही इस्तेमाल करना है, ANI UPSC। दिस इज what will get you the maximum discount, और इस कोड के माध्यम से मैं आपको पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करता रहूंगा, बिकॉज मेरी डिटेल्स मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर करवा दी हैं। दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए राइट नाउ बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? बिकॉज यहां पर आपके लिए हर तरह का बैच अवेलेबल है। यदि आप लोग 1 साल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बैच अवेलेबल है। यदि आप लोग 2 साल के बाद टारगेट कर रहे हैं तब भी बैच अवेलेबल है। यदि आप लोग के एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करनी है तब भी अवेलेबल है। यदि आप लोग इस साल अपीयर करना चाहते हैं और रिविजन करना चाहते हैं 2021 के लिए, तब भी आपके लिए रिविजन बैचेस अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके साथ हैं, दिल्ली की जो लीडिंग फैकल्टी है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाएगी, एंड कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ वन सिंगल पैकेज जो कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी में आपके साथ रहने वाला है। मेरे द्वारा भी इंडियन ज्योग्राफी यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स भी दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। 2 जून को कोर्स स्टार्ट हो चुका था। अगर आपने क्लासेस को मिस भी कर दिया है तो क्लासेस को जाके वापस देख सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाती हैं। याद रखिए, आपको कोड यूज करना है ANI UPSC इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। राइट, स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन को। देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो आपकी धरती का गोला है
इसके आसपास एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट ऑफ एयर इसके आसपास लगा हुआ है। इस ब्लैंकेट ऑफ एयर को, जिसने की धरती को चारों तरफ से एनवेलप किया हुआ है, हमने इसको क्या कहा था? वी हैड कॉल्ड इट द एटमॉस्फेयर। नाउ ये स्वाभाविक है कि अगर एक इतने बड़े धरती के गोले के आसपास अगर कोई बहुत बड़ा ब्लैंकेट ऑफ एयर है तो वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर तो डेफिनेटली एग्जर्ट करेगा ही करेगा, किसी प्रकार का दबाव तो उसके ऊपर एग्जर्ट करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला जो आपका एटमॉस्फेयर है ये इस तरीके से प्रेशर को एग्जर्ट करता है, ये इस तरीके से धरती को चारों तरफ से अपने प्रेशर के अंदर जो है एग्जर्ट करता है। इस चीज को कहा जाता है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल इससे आसान भाषा में आपको कोई और नहीं समझा सकता कि जो आपका एयर है धरती के आसपास, इट इज एक्चुअली एक्सर्टिंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रेशर ओवर द अर्थ सरफेस। नाउ ये वाला जो प्रेशर है ये असल में काफी सारी चीजों को गवर्न करता है। प्रेशर में बदलाव होते हैं, कहीं पे प्रेशर कम होता है, कहीं प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें हमारी एटमॉस्फेयर में कई सारी और जो है प्रोसेसेस देखने को मिल जाती हैं। अब ये क्या होता है, याद करिए हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि अगर आपकी जो एयर है, अगर आपकी जो हवा है, अगर वो गर्म होगी तो उस टाइम पर जब गर्म होगी तो वो एक्सपैंड करेगी यानी कि फैल जाती है। अगर वो एयर जो है वो ठंडी होगी यानी कि अगर वो थोड़ी सी कूल डाउन हो रही है उस टाइम पर वो कंप्रेस कर जाएगी। हम सभी जानते हैं, हम आप लोग 9th और 10th तक पढ़ते आए हैं इन बातों के बारे में कि जो कोल्ड एयर होती है वो कंप्रेस हो जाती है और हॉट एयर जो होती है ये एक्सपैंड हो जाती है। इट्स अ वेरी वेरी वेल नोन फैक्ट, राइट। अब ये वाली जो कोल्ड का कंप्रेशन और हॉट का एक्सपेंशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी वेरिएशन आता है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर ही मान लीजिए, इसी पर्टिकुलर डायग्राम में आपके सामने मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लेट अस से कि यहां पर मैं दो पोजीशंस को मार्क कर देता हूं। ये वाली दो पोजीशंस मैंने मार्क कर दी। फॉर एग्जांपल आपकी एक पोजीशन ये वाली है और एक पोजीशन आपकी ये वाली है, जस्ट एज एन एग्जांपल। अब यहां पर जो पॉइंट नंबर 1 था, यहां पर आपका जो टेम्परेचर था दोस्तों ये सडनली बढ़ गया और यहां पर जो पॉइंट नंबर 2 था, ड्यू टू सम रीजन टेम्परेचर यहां पर कम हो गया। अगर यहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब कि एयर की हॉटनेस बढ़ जाएगी। एयर की हॉटनेस बढ़ जाएगी यानी कि एयर जो है वो एक्सपैंड करेगी। यहां पर टेम्परेचर कम हो गया है यानी कि एयर जो है वो यहां पर कंप्रेस कर जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर एयर जो है वो एक्सपैंड करेगी तो साथ में इसमें क्या होगा कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी या नहीं। ठीक है, आप यहां पे खुद देखिए इस डायग्राम में हॉट एयर की डेंसिटी कम है या नहीं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहां पर आपके सामने है बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन यहां पर जो है इसका जो मास है यहां पर कम हो चुका है तो डेंसिटी यहां पे कम हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपकी डेंसिटी जो है ये बढ़ जाएगी। अब इससे क्या हुआ, इस पूरे के पूरी चीज की वजह से क्या होगा इसको मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन भी करूंगा, लेकिन कुछ बच्चे इसको यहां पर भी समझ जाएंगे कि जब यहां पर डेंसिटी में बदलाव आया तो इमीडिएटली यहां पर प्रेशर में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर की वजह से आपकी एयर की एक्सपेंशन और कंप्रेशन हुई, वहां पर डेंसिटी में बदलाव आया। डेंसिटी में बदलाव आएगा तो आपका प्रेशर में भी बदलाव आ जाएगा, और क्योंकि प्रेशर में बदलाव आ जाएगा तो यहां पर बन जाएगा P1 और यहां पर बन जाएगा P2। क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका अलग अलग होना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से आपकी हवा जो है ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर जाती है। इसी चीज को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जिसको कि हम लोग विंड कहते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द वेरिएशंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The result is that it causes the movement of air from the high pressure to the low pressure, setting the air in motion, जिसको कि हम लोग विंड भी कहते हैं। लेकिन ये वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के लिए ही लागू होता है। यानी कि मैंने आपको अभी बताया था कि दो जगह थी जहां पर आपका प्रेशर ड्यू टू सम रीजंस चेंज हुआ, जिसकी वजह से आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेशर केवल हॉरिजॉन्टली ही चेंज होता है। यानी कि मैंने यहां पर जो दो पॉइंट्स लिए थे वो मैंने इस तरह के दो पॉइंट्स लिए थे जिनका कि ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए जो लेवल था वो बराबर था, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल बराबर था। अगर मान लीजिए क्या यहां पर ऐसा भी होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हवा को इस तरीके से भी डिटरमाइन करवाएगी कि हवा ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो जी हां, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का रोल वहां पर भी रहता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हवा की जो डेंसिटी है, अगर मैं इसी तरीके से ये दो पॉइंट्स को 1 और 2 को इस तरीके लेने की बजाय अगर मैं 1 और 2 को इस तरीके लेता तो जी हां, उस केस में भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि यहां पर भी आपका कुछ अलग से P1 बनता और यहां पर भी आपका कुछ अलग से P2 बन जाता। इस केसेस में भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होता है।
और क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर अलग होता है तो जी हां, यहां पर भी आपका विंड्स फ्लो कर सकती हैं, लेकिन इस केस में हम इसको विंड्स नहीं बोलते हैं और इस केस में इसको क्या बोलते हैं, क्या फ्लो करता है, इसके बारे में जानकारी आपको आगे जाके दूंगा। लेकिन फिलहाल केवल इतना समझ लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके प्रोसेसेस को हॉरिजॉन्टली भी गवर्न करता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके प्रोसेसेस को वर्टिकली भी गवर्न करता है, बिकॉज इसमें जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं ये काफी बड़ा रोल प्ले कर रही हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमें इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल रोल है ये आपकी विंड्स को उत्पन्न कर रहा है और जो वर्टिकल वाला रोल है ये कहीं ना कहीं आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे भी कि ये हमारी क्लाउड्स को गवर्न कर रहा है या फिर ये हमारी रेनफॉल को गवर्न कर रहा है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको कि ये गवर्न करता है और इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो कंपोनेंट है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो जाता है। राइट गाइस, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि इसकी मेजरमेंट किस तरीके से होती है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका धरती का गोला है, मान लीजिए आपका धरती का सरफेस है और इसके ऊपर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसको मेजर करने का भी एक तरीका है। इसको मेजर करने का तरीका क्या होता है कि बेसिकली आपको क्या लेना होता है, यू हैव टू टेक अ कॉलम ऑफ एयर, कि एक आप कॉलम ऑफ एयर लेंगे, उसका आप वेट लेंगे, कितना वेट वो एक्सर्ट कर रहा है एट एनी गिवन प्लेस एट एनी गिवन टाइम। इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनफैक्ट आपने शायद पढ़ा भी होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट। ये चीज हम पढ़कर आते हैं 10th क्लास में, हमने जब फिजिक्स में पढ़ी होती है कि प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया, आपको फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद करवाया जाता है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम के माध्यम से। ये देखिए, ये आपका सरफेस है जो नीचे ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये आपका जो ब्लू कलर में दिखाया गया है दोस्तों, ये एक कॉलम ऑफ एयर है। इसको मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिया है। ये वाला जो कॉलम ऑफ एयर, और यहाँ पर आप छोटा सा ये क्रॉस देख पा रहे हैं, ये जो छोटा सा क्रॉस है ये वाला यूनिट एरिया लिया गया है। जितना प्रेशर, जितना फोर्स ये वाला कॉलम ऑफ एयर इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया के ऊपर लगाएगा, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं। आप यहां पे देख भी सकते हैं, इट इज मेजर्ड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही है दोस्तों, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम एरिया को 1 मान लेंगे या यूनिट मान लेंगे तो प्रेशर फोर्स के बराबर हो जाएगा। यही चीज यहां पे लिखी हुई है, इट इज मेजर्ड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें जो यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्योग्राफी में, खास रूप से जो मीटरोलॉजिस्ट इसमें यूनिट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, इसको मिली बार कहा जाता है या फिर आसान भाषा में इसको एमबी भी कहा जाता है। 1 MB की वैल्यू क्या है? 1 MB की वैल्यू है, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ 1 ग्राम ऑन अ स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि 1 ग्राम की जो एयर है, मैंने 1 ग्राम एयर अपने हाथ में ले ली और वो जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, उसको मैंने 1 मिलीबार का एक डायमेंशन दे दिया है। और यहां पर जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है सी लेवल पर, इस पर्टिकुलर प्रेशर को कहा जाता है 1013.25 मिलीबार। आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला नंबर यहां पर याद रखना होगा। फिर से सुन लीजिए, ये आपका कॉलम ऑफ एयर है, ये आपका सरफेस है, इसके ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपका प्रेशर माना जाएगा। मेजर करने का आपका जो डायमेंशन है वो मिलीबार है और जो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर होता है सी लेवल के ऊपर, ये 1013.25 मिलीबार कहा जाता है। इसको मेजर करने वाला जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, ये बैरोमीटर कहलाया जाता है। नाउ यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम एट सी लेवल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, ये आपको समझाता हूं एक और आसान डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने टेम्परेचर को समझा कि टेम्परेचर हमारा चेंज होता है, आपको याद भी होगा, मैंने आपको बताया भी था कि टेम्परेचर कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर दोस्तों आपका लैटिट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर दोस्तों आपका एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर आपका डिपेंड करता है लैंड या वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। आपको ये सब बातें याद होगी। उसी तरीके से प्रेशर भी असल में आपका 2 बड़ी चीजों पे डिपेंड करता है या फिर 2 तरीकों से वेरी करता है। प्रेशर आपका वर्टिकली भी चेंज करता है और प्रेशर आपका हॉरिजॉन्टली भी चेंज करता है, और इसी आधार पे कई सारे इसके और कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो जाते हैं। अब क्योंकि प्रेशर चेंज करता है, यही आपकी आगे जाके विंड की वेलोसिटी को भी गवर्न करता है। आपने ये चीज हर किसी को मालूम होती है कि अगर मान लीजिए एक जगह पे लो प्रेशर है, दूसरी जगह पे हाई प्रेशर है, हम सभी जानते हैं कि जो आपकी विंड्स फ्लो करेंगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगी। लेकिन डिपेंड करता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर में डिफरेंस कितना है।
ये चीज भी आपकी डिसाइड करेगी कि विंड की वेलोसिटी कितनी होगी। यानी कि अगर मान लीजिए हाई प्रेशर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है तो 10 - 2 आपका 8 होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हाई प्रेशर आपका सडनली 100 हो जाता है और यहाँ पर आपका लो प्रेशर जो है ये 20 है, तो उस केस में दोस्तों आपका जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो काफी बढ़ चुका है, आपका डिफरेंस काफी बढ़ चुका है, तो आपकी जो वेलोसिटी इस केस में होगी ये काफी ज्यादा होगी। यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अभी भी हमने ये नहीं समझा कि प्रेशर जो है ये बदलता क्यों है, इसी को समझ लेते हैं आगे जाकर। सबसे पहले समझते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर अलग अलग असल में क्यों होता है। ठीक है, मैंने कहा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझने हैं हमें, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है। देखिए, एयर की डेंसिटी अपनी लोअर लेयर्स पे सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट देखने को मिलती है और एयर की डेंसिटी अपनी हायर लेवल्स पे हमें कम देखने को मिलती है। बड़ा आसान इसका एक्सप्लेनेशन है। आपके सामने ये वाला डायग्राम है, ये देखिए मैंने वही वाला कॉलम ऑफ एयर यहाँ पे चूज कर लिया है। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एयर जो ये मैं मार्क कर रहा हूं। अब इस कॉलम ऑफ एयर में हम सभी इतना समझ जाते हैं कि जो हवा के मॉलिक्यूल्स होंगे वो दबते दबते नीचे आना शुरू होंगे, स्वाभाविक सी बात है। अब जो आपका ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर ये सारे के सारे हवा के मॉलिक्यूल्स अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, है कि नहीं। यहां पर लिखा भी हुआ है दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस एल्टीट्यूड। दीज मतलब कि ये वाले सारे के सारे मॉलिक्यूल्स दोस्तों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना प्रेशर कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो केवल यही वाले मॉलिक्यूल्स अपना जो है प्रेशर कंट्रीब्यूशन करेंगे। यानी कि अगर मैं ये 2 पॉइंट्स मार्क करके चल रहा था, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को मार्क करके चल रहा था, और यहां पर मैं ये बोल दूं कि ये P1 है और ये आपका P2 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि P1 इज डेफिनेटली मच मोर एज कंपेयर टू P2, राइट? क्या मैं कह सकता हूं कि P1 इज मच मोर एज कंपेयर टू P2? इसको एक और आसान तरीके से समझ लीजिए। जब भी आप कहीं पहाड़ों पे जाते हैं तो जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड ऊपर होता रहता है यू एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन द प्रेशर, राइट? अगर आपने कभी इस चीज को लाइव एक्सपीरियंस किया होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि प्रेशर जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। यानी कि एल्टीट्यूड के साथ प्रेशर चेंज होता रहता है। यही बात हमने यहाँ पे समझी और इसी बेसिस पर आपका ये वाला फैक्ट भी यहाँ पे प्रूव होता है कि जी हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर असल में सी लेवल पे मैक्सिमम होता है। यानी कि धरती का जो सरफेस है वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते रहेंगे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर धीरे धीरे कम होता रहेगा। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि एयर डेंसिटी इज ग्रेटेस्ट एट द लोएस्ट लेयर, बट धीरे धीरे ऊपर जाते जाते आपका एयर डेंसिटी कम होता रहता है। द हायर लेयर्स आर लेस कंप्रेस्ड एंड हेंस दे हैव लो डेंसिटी एंड दे हैव लो प्रेशर। अब याद कीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर चीज हमने टेम्परेचर के केस में भी कही थी। अगर आपको ध्यान होगा, अगर मैं आपको ये कहूं कि सबसे नीचे अगर ये आपका सरफेस है तो यहां पर जो टेम्परेचर था T1 था और यहां पर थोड़ा सा ऊपर जो आपका T2 था, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका सरफेस है तो T1 विल बी हायर एज कंपेयर टू T2, ये चीज हमने कही थी, राइट? ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से P1 आपका P2 से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों मैंने टेम्परेचर के केस में आपको यह भी कहा था कि टेम्परेचर जो आपका चेंज होता रहता है ये 6.5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से चेंज होता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपका टेम्परेचर कम होता रहता है। क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं प्रेशर के केस में? जी नहीं, प्रेशर के केस में हमें ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता है। प्रेशर के केस में इनफैक्ट ये डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा पेचीदा है। यहां पर वही बातें लिखी हुई हैं आपके सामने कि इवन दो air pressure always decreases with increase in altitude, but its rate of decrease is not constant. The decrease amounts to about 1 millibar for each 10 meter increase. यानी कि जैसे जैसे आपने 10 मीटर का इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका 1 मिलीबार की कटौती आपको देखने को मिलती जाएगी। लेकिन क्लियरली लिखा हुआ है कि इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। क्यों? क्योंकि जो एयर की डेंसिटी है वो आपकी बदलती रहती है एल्टीट्यूड के साथ। एयर की डेंसिटी असल में कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। उसमें मैं आपको केवल 2 फैक्टर्स बताने वाला हूं। वैसे तो कई सारे अन्य फैक्टर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल ये समझाने के लिए बताने वाला हूं कि एयर की डेंसिटी एक से अधिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। अब एयर की डेंसिटी फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला काफी सिंपल है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने डेंसिटी का वो वाला सिंबल भी आपको याद होगा, डेंसिटी को हम लोग मेंशन करते थे रो के माध्यम से, राइट? अब ये वाला जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये कहने में तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर हम इसको ज्योग्राफिकली समझेंगे
तो असल में जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो केवल टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करती है, वो ऐसे कई सारे और फैक्टर्स के ऊपर भी निर्भर करना लग जाती है। इसको जो पहले वाला फैक्टर है टेम्परेचर का, इसको ज्योग्राफिकली थर्मल फैक्टर कहा जाता है, और जो टेम्परेचर से हटके फैक्टर्स हैं इसको दोस्तों नॉन थर्मल फैक्टर्स कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द नॉन थर्मल फैक्टर, एंड बिकॉज द डेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन मोर देन वन फैक्टर, इसीलिए आपका जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब यहां पर देखिए, इतनी बात हम जानते हैं कि डेंसिटी ऑफ द एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने आपको यहीं पे बताया था, ये वाली डायग्राम को फिर से याद कर लीजिए कि डेंसिटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। ये देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, डेंसिटी कम थी, यहाँ पे टेम्परेचर कम था और डेंसिटी ज्यादा थी। हम इस चीज को ऑलरेडी क्लियर करके आ चुके हैं। तो ये तो हम जानते हैं कि जी हाँ, डेंसिटी और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर वेपर भी कभी कभार निर्भर करवाता है कि डेंसिटी ऑफ एयर कितना होगा। If the volume of air is constant and water vapor is added to that, density of air will be reducing. ये चीज थोड़ी सी विचित्र है। आई एम श्योर आप काफी लोग सरप्राइज हुए होंगे कि अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट है, नीचे वाली चीज हमने कांस्टेंट रख दी है, और अगर हम उसमें वाटर वेपर को ऐड कर रहे हैं तो आपका डेंसिटी ऑफ एयर कम होगा। लोग सोचेंगे कि सर जब आपने मास को ऐड किया है तो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर कम होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये सरप्राइजिंग इसलिए है बिकॉज हम लोग वाटर वेपर ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड नहीं कर रहे हैं। इट इज वाटर वेपर विच हैज टू बी एडेड, जो कि गैसियस स्टेट ऑफ वाटर है। वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में नहीं है, और जब आप गैसियस स्टेट ऑफ वाटर को ऐड करते हैं तो वो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 और O2 को रिप्लेस करते हुए H2O के साथ रिप्लेस कर देता है, राइट। एनीवेज द टेक होम मैसेज बेसिकली यहां पर ये है कि आपका जो वाटर वेपर ऐड होने से भी डेंसिटी बदल जाती है। ये चीज आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, समझना का इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ द एयर इज डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द थर्मल फैक्टर्स बट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द नॉन थर्मल फैक्टर्स। इसका मतलब कि ये चीज आपकी बिल्कुल सही है। इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट द सेम रेट। अगर यूपीएससी में सवाल आएगा तो सीधा सीधा इसी स्टेटमेंट पे आएगा कि आपका क्या प्रेशर सेम रेट पे डिक्रीज करता है वर्टिकली, तो जी नहीं, वो वर्टिकली सेम रेट पे डिक्रीज नहीं करता है। बट फिर भी कई सारे साइंटिस्ट को यहां पर यह था कि हम असल में पता तो लगाएं कि अगर हमें एक एवरेज देखना है, तो जी हाँ, उन्होंने एक एवरेज निकाल लिया कि 300 मीटर्स की हाइट के लिए अप्रोक्सीमेटली 34 मिलीबार्स का आपका जो प्रेशर है वो कम होने को हमें देखने को मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो एंडेड अप सेइंग कि देयर इज नो सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन एल्टीट्यूड एंड प्रेशर। ये चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है। यही स्टेटमेंट आपके कई सारे सवाल आपके सॉल्व करवाएगा कि कोई सीधा साधा रिलेशनशिप एल्टीट्यूड और प्रेशर के बीच में नहीं है। खैर एनीवेज, हमने काफी डिस्कशन कर ली रिगार्डिंग द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। अब हमारी डिस्कशन आगे मूव करने वाली है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की तरफ। उसके पहले एक और चीज, मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर की वजह से, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ प्रेशर की वजह से हमें विंड्स देखने को मिलती हैं। तो कोई बच्चा सवाल यह भी पूछ सकता है कि सर मान लीजिए ये आपका सरफेस था, इस सरफेस पे इस पर्टिकुलर एरिया पे हमें ये प्रेशर देखने को मिला और इस पर्टिकुलर एरिया पे हमें ये प्रेशर देखने को मिला। अगर यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हमें देखने को मिल रहा था, प्रेशर में डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था, तो विंड्स इस तरीके से या फिर इस तरीके से विंड्स फ्लो क्यों नहीं कर रही थी? दोस्तों, हम ये जानते हैं कि प्रेशर आपका कम हो रहा है, हाई प्रेशर नीचे है, लो प्रेशर ऊपर है, तो विंड्स तो ऑब्वियसली आपकी नीचे से ऊपर जानी चाहिए थी, लेकिन जा क्यों नहीं रही है? उस केस में उसका रीजनिंग आपका आता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये असल में ये वाला जो डिफरेंस इन द प्रेशर है, इसको बैलेंस आउट या फिर इसको कट करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से आपको वर्टिकल या फिर अपवर्ड विंड्स देखने को नहीं मिलती हैं। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट, बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय अ नियरली इक्वल बट ऑपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स, hence we do not experience the strong upward winds। क्लियर है? एनीवेज, आगे बढ़ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। अब जिस तरीके से आपको याद होगा, हमने हमारे टेम्परेचर के केस में डिस्कशन करी थी कि लैटिट्यूड के हिसाब से भी आपका टेम्परेचर जो है वो बदलता है। सिमिलरली लैटिट्यूड के हिसाब से आपका प्रेशर भी चेंज होता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन टेम्परेचर दैट द टेम्परेचर इज नॉट द सेम अक्रॉस द अर्थ सरफेस, it decreases gradually with increasing latitudinal distance from the equator। आपको याद भी होगा, अगर आपको ये सिंपल सी बात याद होगी कि ये अगर आपका एक धरती है, इक्वेटर के पास आपका जो टेम्परेचर है
और जो पोल्स के पास टेम्परेचर है ये धीरे धीरे कम होता रहता है। यहां से जब आप यहां तक बढ़ते रहते हैं या फिर यहां से जब आप यहां तक बढ़ते रहते हैं तो टेम्परेचर कम होता रहता है। सिमिलरली हमने प्रेशर के केस में भी इस चीज को समझ लिया है कि डेंसिटी ऑफ एयर भी चेंज होती रहती है और कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? हमें क्या समझना है कि सर एक तो आपके थर्मल फैक्टर्स हैं और एक आपके नॉन थर्मल फैक्टर्स हैं, कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तापमान से निर्धारित किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तापमान से हटकर भी निर्धारित कर रहे हैं कि एयर की डेंसिटी क्या होगी। इसको ज्योग्राफी में कभी कभार मैकेनिकल फैक्टर्स भी कहा जाता है। ध्यान रखना, नॉन थर्मल फैक्टर्स आर समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द मैकेनिकल फैक्टर्स। ये दोनों के दोनों फैक्टर्स आपकी डेंसिटी को चेंज करवा रहे हैं। नाउ अगर मान लीजिए अगर आपका एयर प्रेशर केवल और केवल एयर टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता, उस केस में जो पैटर्न हमें टेम्परेचर का देखने को मिला था कि टेम्परेचर आपका धीरे धीरे कम हो रहा है, अगर मान लीजिए, फिर से सुनिए, अगर एयर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता तो फिर तो प्रेशर भी इस तरीके से लीनियरली कम होता रहता। यानी कि 0 डिग्री पे अगर आपका कुछ प्रेशर था, ठीक है, उसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ पे प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता, उसके बाद 66 पे थोड़ा और बढ़ जाता और 90 डिग्री पे थोड़ा और बढ़ जाता, या फिर उल्टा हो जाता कि ये कम होते रहता, एक साथ कम होते रहता या फिर एक साथ बढ़ते रहता, जिस तरीके से टेम्परेचर में देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। इफ द एयर प्रेशर वुड हैव बीन द फंक्शन ऑफ एयर टेम्परेचर अलोन, देयर वुड हैव बीन regular increase of pressure poleward because temperature regularly decreases from the equator towards the poles। इसको आप लोग ऐसा करिए, एक ग्राफ के माध्यम से समझ लीजिए, बड़ी आसान तरीके से आपको समझा देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, यहां पे आपका इक्वेटर है और यहां पे आपका पोल है, ठीक है। मैं ब्लू लाइन से बनाऊंगा कि आपका टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होता है। इक्वेटर से पोल की तरफ टेम्परेचर कैसे बदलता है? कम होता रहता है, बिल्कुल सही बात है। यहां पर आपका टेम्परेचर मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो मिनिमम होता रहेगा। अगर मैं एक अलग लाइन से यहां पर प्रेशर की लाइन बनाना चाहूं, एक अलग कलर से, जहां पर आपका टेम्परेचर जो है ये सबसे ज्यादा होगा, वहां पर आपका प्रेशर क्या है? सबसे कम होगा। तो उस हिसाब से प्रेशर यहां पर सबसे कम होगा और धीरे धीरे बढ़ता रहता, यहां पर आके मैक्सिमम हो जाता। लेकिन असल में हमें प्रेशर के केस में इतनी आसान रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलती। मैं फिर से उसी पॉइंट पर आ चुका हूं, ये बताने के लिए कि प्रेशर जो है वो केवल और केवल थर्मल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, वो कुछ नॉन थर्मल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। और ये आपके नॉन थर्मल फैक्टर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि प्रेशर असल में डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है और डेंसिटी असल में नॉन थर्मल फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। इस लाइन को फिर से देख लीजिए। Because temperature regularly decreases from the equator towards the poles, but this is not the case. This is not the case. यही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई है बार बार समझाने के लिए कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इतनी आसान तरीके से निर्धारित नहीं होती है। कहने का मतलब कि हम प्रेशर के लिए इतना आसान सिंपल डायग्राम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि फिर ये चीजें किस तरीके से गवर्न होती हैं। दोस्तों फिलहाल आप केवल इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहां पर हमने क्या देखा कि यहां पे लिखा हुआ है लो प्रेशर, यहां पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर, यहां पे लिखा हुआ है लो प्रेशर, यहां पे लिखा हुआ है हाई प्रेशर। सिमिलरली अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है और यहां पर भी हाई प्रेशर है। यानी कि पहले आपका लो, उसके बाद आपका हाई, उसके बाद आपका लो और उसके बाद आपका हाई। नीचे भी सेम कहानी, पहले आपका लो, फिर हाई, फिर लो और फिर से हाई। अब इन चीजों को किस तरीके से समझें? देयर इज लो प्रेशर नियर द इक्वेटर ड्यू टू हाई मीन एनुअल टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका प्रेशर जो है ये कम होगा। बट द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास आपका टेम्परेचर काफी हाई होता है, यहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के पास टेम्परेचर काफी हाई होता है, लेकिन प्रेशर आपका हाई क्यों है? यहां पर रिलेशनशिप इसकी सेम क्यों है, जबकि टेम्परेचर और प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? व्हाट अबाउट ऑल दिस? ये सब चीजें किस तरीके से एक्सप्लेन होंगी? दोस्तों इसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे हम आगे जाकर हमारी आगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन फिलहाल आप यही समझ लीजिए कि प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट ओनली इंड्यूस्ड बाय थर्मल फैक्टर्स बट दे आर ऑल्सो इंड्यूस्ड बाय डायनेमिक या फिर नॉन थर्मल फैक्टर्स। इस बात को कम से कम 5 बार बोल चुका हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नहीं भूलना है आपको that there are thermal factors and there are non-thermal factors which are governing your distribution of pressure on the surface of the earth. क्लियर है ये बात?
इसी आधार पर हमारी प्रेशर बेल्ट्स बन तो जाती हैं। प्रेशर बेल्ट्स हमारी दो तरीके की बनती हैं, ठीक है, कि पहली तरीके की प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं थर्मली इंड्यूस्ड, यानी कि केवल और केवल थर्मल फैक्टर्स के हिसाब से ही आप इन प्रेशर बेल्ट्स को समझ पाते हैं। लेकिन आपकी कुछ ऐसी प्रेशर बेल्ट्स भी बनती हैं जो कि नॉन थर्मल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, जिनको कि हम लोग डायनेमिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स बोल सकते हैं या फिर मैकेनिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि नॉन थर्मल फैक्टर्स को हमने मैकेनिकल फैक्टर्स का भी नाम दिया था, है कि नहीं। इसीलिए सर आपका यहां पे दो तरह की प्रेशर बेल्ट्स बन जाती हैं। थर्मली इंड्यूस्ड में आपकी इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट आती है और पोलर प्रेशर बेल्ट आती है। डायनेमिकली इंड्यूस्ड में आपकी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट आती है और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आती है। यहां पर इन चीजों को फिलहाल एक बार छोड़ दीजिए कि ये लो हाई कैसे है, ये वाला हाई कैसे है और ये वाला लो कैसे है। इन चीजों को अगले लेक्चर में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए इस डायग्राम को कुल मिला के आपको कितनी प्रेशर बेल्ट नजर आ रही हैं। कुल मिला के दोस्तों आपको वेरी क्लियरली आई थिंक 7 प्रेशर बेल्ट नजर आ रही होंगी, राइट। नंबर 1 आपकी प्रेशर बेल्ट बन जाती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। नंबर 2 आपकी सब ट्रॉपिकल यहां पर। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपकी सब पोलर। नंबर 5, नंबर 6 आपकी पोलर वाली और नंबर 7 आपकी ये वाली पोलर वाली। इसी बेस पे ये वाला स्टेटमेंट देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स आर आइडेंटिफाइड। इनको हम लोग परमानेंट प्रेशर बेल्ट्स भी बोलते हैं। एक आपकी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो कि 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ में रहती है। 2 आपकी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट्स जो कि 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में रहती हैं। 2 आपकी सब पोलर प्रेशर बेल्ट्स जो कि 60 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में रहती हैं। और 2 आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स जो कि आपकी पोलर रीजन्स के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल जाती हैं। अब ये किस तरीके से बना, हाई लो किस तरीके से बना, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, समझाया जाएगा आपको कि हाउ आर दीज फॉर्म्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसी बेसिस पे हम लोग हमारे विंड्स के टॉपिक को भी आगे पढ़ पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको कोई भी डाउट इस लेक्चर में नहीं रही होगी। हमने काफी कोशिश करी प्रेशर को सिंप्लीफाई करने के लिए। केवल एक ही चीज को ध्यान रखना है कि प्रेशर इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स अदर देन टेम्परेचर ऑल्सो, या फिर इट इज डिटरमाइंड बाय थर्मल एज वेल एज नॉन थर्मल फैक्टर्स। फिलहाल के लिए दोस्तों लेक्चर में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। इस कॉम्बैट में अगर आपको हिस्सा लेना है, यू कैन यूज दिस यूनिक रेफरल कोड ANI UPSC एंड आपको यहाँ पे मौका मिलेगा अनअकैडमी की स्कॉलरशिप जीतने का। इसके साथ ही हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।